کا खात्मा हो और जो करप्शन करने वाले अनासर हैं उनका इत्तेसाब हो और मुल्क के निज़ाम में करप्शन का खात्मा हो और शफाफियत को फ़रोग दिया जा सके। इसी तरह तालीम के निज़ाम में किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सेहत का शोबा बहुत अहम है और हम काफ़ी अहम इनिशिएटिव्स अपने मंशूर के अंदर लॉन्च करेंगे। इसके हवाले से हम कौम से भी तवक्को रखते हैं वो हमारी रहनुमाई करे। मिसाल के तौर पे स्टंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है बच्चों के अंदर, अदम ग़िज़ाइयत का, हेपेटाइटिस है, शुगर डायबिटीज़ फैल रही है, हार्ट डिजीज़ फैल रही हैं, कैंसर फैल रहा है। इन सब के ख़ात्मे के लिए हम तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि माहिरीन भी हमें इन शोबाजात के अंदर अपनी तजावीज़ दें। इसी तरह नौजवानों के लिए यूथ अफेयर्स के अंदर क्या किया जा सकता है कि नौजवानों की एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी इंगेजमेंट, उसे हम कैसे ज़्यादा मौसर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, पाकिस्तान बदकिस्मती से स्पोर्ट्स के अंदर बहुत पीछे चला गया। एक वक्त था कि हम विक्ट्री स्टैंड पे होते थे ओलंपिक्स की और एशियन गेम्स की। आज हम बैनुल अक़वामी मुकाबलों में किसी विक्ट्री स्टैंड पे नज़र नहीं आते। तो खेलों के अहया के लिए, फ़रोग़ के लिए क्या किया जा सकता है। विमेन एम्पावरमेंट, दुनिया में कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी ख़वातीन तरक्की के अमल में बराबर शरीक ना हों। पाकिस्तान में फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23% है। दुनिया में हर उस मुल्क के अंदर जिसने तरक्की की है ये 50% से ऊपर है। तो हमें अपनी ख़वातीन को तालीम देनी है, स्किल्स देने हैं और एक्सेस टू क्रेडिट या कैपिटल देना है ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, अपना रोज़गार के मौके तलाश कर सकें। तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क्राइम्स हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ कैसे उनका ख़ात्मा मौसर तौर पे किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, ये हमारा एक दीनी और हमारा आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है जो ख़वातीन को हासिल है। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़यात इस सिलसिले में मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़, जो इंसानी हकूक़ हैं, उनको किस तरीके से बेहतर तौर पे तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है और हमारी अक़लियतें, उनको हम किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। हिस्ट्री, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर, हमारी तारीख़, हमारा कौमी विरसा, हमारा कल्चर, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, हम एक बहुत क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल कंट्री हैं। पिछले साल एक बड़ा डिज़ास्टर भी हुआ और बदकिस्मती से हम उस जोन में हैं कि जहां ऐसे मज़ीद हादसे आएंगे। तो पाकिस्तान को किस तरीके से हमने एक रेजिलिएंट इकॉनमी बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अडैप्ट करना है, इसके लिए तजावीज़ हम इनवाइट कर रहे हैं। फिर इसी तरह टूरिज़्म, हम उसको किस तरीके से फ़रोग़ दे सकते हैं मुल्क के अंदर। वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, जो कि बहुत अहम है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। वाटर एंड फूड सिक्योरिटी हमारे मुल्क की, अपने आबी वसाइल को किस तरह हम महफूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में फीकस वाटर सप्लाई कम हो रही है, जिससे कि हम एक वाटर स्केर्स कंट्री बनने जा रहे हैं। तो हमें पानी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है और साथ के साथ फूड सिक्योरिटी यकीनी बनानी है। जो हमारा आबादी का दबाव है बदकिस्मती से, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर रिलीजियस फेथ एंड इंटरफेथ हार्मनी, जो हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस है, जो हमारा आइन जिसकी हिफाजत करता है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो हमारे जो दीनी इक़दार हैं और तशख़्ख़ुस है, उसका हम कैसे हिफाजत करें। लेकिन इसके साथ साथ इंटरफेथ हार्मनी, जितना ज़रूरी है कि हम अपने मज़हब की हिफाजत करें, उतना ही ज़रूरी है कि हम दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम भी करें, क्योंकि ये तालीम हमें हमारा दीन सिखलाता है, हमें सीरत से मिलती है, हमें कुरान से मिलती है। तो हम किस तरीके से एक हार्मनी पैदा कर सकते हैं, हम आहंगी पैदा कर सकते हैं, जिसमें सब मज़ाहिब के लोग जो पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं वो एक ख़ानदान के तौर पे, एक कौम के तौर पे मिलके रह सकें और किसी किस्म का हम
ڈسکرمنیشن جو ہے وہ زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ ختم کریں اور سب کو پاکستانی ٹریٹ کریں۔ اسی طرح میڈیا اینڈ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن، میڈیا کی اصلاحات، آزادی رائے کا تحفظ، صحافیوں کا تحفظ، اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی، کسی بھی ملک کی بقا کا انحصار ایک مضبوط دفاع کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی بوتھ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، ہماری انٹرنل سیکیورٹی بھی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے ایک چیلنج رہی ہے، ہم نے اس کو کامیابی سے فیس کیا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں سے پھر اس میں کچھ تشویش ہوئی ہے، تو اس سے کیسے مستقل بنیادوں پہ نپٹا جائے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو، اور ہم ایکسٹرنل بھی کسی قسم کے اگریشن سے نبٹنے کے لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط تر رکھیں تاکہ کوئی ہم پہ میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ڈیموکریٹک گورننس ریفارمز، جس کے اندر پارلیمنٹ کے کردار کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اسے کیسے رسپانسو بنایا جا سکتا ہے ٹو سٹیزن نیڈز۔ ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے یہ بدقسمتی سے انگریز کا تحفہ ہے، جس میں ہم زیادہ اصلاحات نہیں کر سکے، اور ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے نہیں بلکہ پبلک کو سرو کرنے کی اورینٹیشن میں ڈھالنا ہے۔ اور اب چونکہ پبلک سیکٹر کا رول ختم ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھ رہا ہے، تو کیسے ہمارا پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے انتظامی اصلاحات لا کے جو سرخ فیتا ہے اسے ختم کیا جائے، جو غیر ضروری ریگولیشن ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو اس شعبے میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ بزنس مین ہماری رہنمائی کریں اور شہری رہنمائی کریں جو پبلک سیکٹر سے شکایات رکھتے ہیں۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ، ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام ہی جمہوریت کی بقا فراہم کرتا ہے، تو لوکل گورنمنٹ کو بھی کس طریقے سے اس کے کردار کو مؤثر بنایا جائے، اس کے لیے یقیناً ہم ایک آئینی ترمیم لانے کا عزم اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کی فنکشننگ کے لیے ان لوکل باڈیز کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس پہ بھی لوگ اپنی تجاویز دیں گے۔ فیڈریشن اینڈ پروونشل ہارمنی، پاکستان ایک وفاق ہے اور اس وفاق کی مضبوطی کا دار و مدار صوبوں کے باہمی اور صوبوں اور وفاق کے تعلقات کے اوپر ہے، تو کس طریقے سے ایک مضبوط فیڈریشن اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، جس میں پروونشل ہارمنی کو بھی ہم یقینی بنائیں۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپورٹ، کسی بھی معیشت کی بیک بون ایک مؤثر، ایفیشینٹ، ماڈرن انفراسٹرکچر ہے۔ یہ بات چین کی ترقی سے واضح ہو گئی ہے، یہ بات ہر اس ملک کی ترقی سے واضح ہے جس نے پچھلے 40-50 سال میں ترقی کی ہے، چونکہ ترقی کا عمل ایک ایفیشینٹ انفراسٹرکچر کے اوپر آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے کس طریقے سے ہم نہ صرف اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں بلکہ جو مواصلات ہیں ان کو کس طرح ایفیشینٹ کریں، چاہے وہ ایئر ٹرانسپورٹ ہے، وہ ریل ٹرانسپورٹ ہے، وہ سی ٹرانسپورٹ ہے، وہ روڈ ٹرانسپورٹ ہے، اس پورے نظام کو ایک مربوط انٹیگریٹڈ فارم میں کیسے ہم ملک کے اندر مؤثر کر سکتے ہیں۔ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ایک بہت اہم منصوبہ ہے جو پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے، پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ گزشتہ حکومت نے اس کو سیبوٹاج کیا، اس کو تباہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ مؤثر طور پہ بحال کر کے 2030 تک پاکستان کو اس خطے میں تجارت، کامرس، ٹریڈ، انڈسٹری، سروسز کا ایک ہب بنایا جائے، اور اس کی بنیاد کنیکٹیوٹی ہے۔ اگر ہم اس کنیکٹیوٹی کو مؤثر طور پہ بنا لیں گے اور اسپیشل اکنامک زونز اس میں انویسٹمنٹس لے آئیں گے تو پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے جس سے اس کی ایکسپورٹس کو بھی فروغ ملے گا۔ انیشیٹوز فار اسپیشل پرسنز، کسی بھی ملک کے اندر ہر شہری
یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو زندگی کی بہترین سہولتیں حاصل ہوں. جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ اکثر اپنی اسپیشل نیڈز کے حوالے سے زندگی میں محروم رہ جاتے ہیں. ان کی رسائی نہیں ہوتی تعلیم تک، صحت تک، روزگار تک. تو کس طریقے سے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، جو بچے اسپیشل ہیں ان کو کس طریقے سے مواقع دیے جائیں کہ وہ بھی زندگی میں مین سٹریم کے اندر شریک ہو سکیں. اور آخر میں پاپولیشن مینجمنٹ، ہم کس طرح بڑھتی ہوئی آبادی کا اضافہ روک سکیں. اس وقت پاکستان بدقسمتی سے جنوبی ایشیا میں فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے. ہمارا شمار اب افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ساتھ ہے، اور مسلمان ملکوں میں بھی سب جگہ انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا مؤثر بندوبست کر لیا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پہ ہم ناکام رہے ہیں، جس سے کہ ہماری جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. ہمارے وسائل کم ہیں لیکن آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ ان وسائل کو ناکافی کر رہا ہے. تو اس لیے مستقبل میں ہمیں بھی پاپولیشن مینجمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی ضرورت اور اپنے وسائل کے مطابق کر سکیں. خاص طور پہ اکانومی جو ہے اس میں ہماری زیادہ فوکس اس پہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھائیں، کس طریقے سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں، اور کس طریقے سے ریمیٹنسز بڑھائیں. چونکہ پاکستان کا مین کرائسس ایکسٹرنل سیکٹر کا ہے. اگلے 3 سالوں میں ہمیں $72 ارب کے قرضے ادا کرنے ہیں. ہم اس کے لیے بھیک نہیں مانگنا چاہتے، اس کے لیے مزید قرضے نہیں لینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے وسائل سے، اپنے بازوؤں کے ساتھ اپنی پیداوار بڑھائے، اپنی برآمدات بڑھائے، اور باوقار انداز سے ہم اپنی لائبلٹیز کو میٹ کر سکیں. اس سے ہم پاکستان کو خوددار کر سکتے ہیں، خود مختار کر سکتے ہیں اور خوشحال کر سکتے ہیں. اور آخر میں اس ترقی کو کس طرح ہم ان علاقوں میں، ان طبقوں میں لے کے جائیں جو محروم رہ گئے، تاکہ ایک مساویانہ ترقی، ایک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ ہم یقینی بنا سکیں. تو اس حوالے سے ہماری جو پورٹل ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، PMLN2024.com. سو PMLN2024.com پہ جا کر آپ ان موضوعات پر اپنی تجاویز ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. یہ موقع ہے ہر پاکستانی شہری کے لیے جو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے خیالات رکھتا ہے. ہم اکثر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ ایسے ہونا چاہیے. تو اب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحثیں کرنے کی بجائے یہ ایک موقع ہے کہ آئیے ہم سب مل کر ٹیم پاکستان بن کر پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو ایک مستقل پائیدار ترقی کا پلیٹ فارم دینے کے لیے، جس سے کہ ہم ایک ایسی بنیاد فراہم کریں کہ 2047 میں جب یہ ملک اپنی 100 سالہ تقریبات منائے تو ہماری نوجوان نسل جو اس وقت اپنے پیک پہ ہوگی وہ تاریخ کا سامنا باوقار انداز میں اور فخر کے ساتھ کر سکے، وہ تاریخ کے سامنے شرمسار نہ ہو. اور اس کا تعین ہمارے آج کے فیصلے کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یہ قوم اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں کرے گی، تاکہ ہم پاکستان کو اس گرداب، معاشی گرداب، مسائل کے دلدل سے نکال کر ایک بار پھر ایشیا کا ٹائیگر بنائیں، ایک بار پھر اس کو ان خوابوں کی تعبیر بنائیں جو قائد اعظم علیہ رحمہ نے اور علامہ اقبال نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک جنت بنانے کا دیکھا تھا، جہاں ہم بتا سکیں کہ ہم اپنے نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک ایسی جدید ریاست بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہر پاکستانی، خواہ اس کا تعلق کسی رنگ، مذہب، نسل سے ہو، وہ آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے ہوئے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنا سکتا ہے. اس ملک میں عوام کو زندگی کی بنیادی
सहूलतें फराहम कर सकता है और इस मुल्क के अंदर लोगों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसा आप ये बताइएगा कि मंशूर तो दे दिया, लेकिन आपके इस मंशूर से ये नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से क्या आपको कोई गारंटी दे दी गई है कि जो फैसला आएगा वो नून लीग के हक में आएगा और जो विफाकी हुकूमत बनेगी वो नून लीग की बनेगी? पहली बात यह कि मैंने ये मंशूर पेश नहीं किया, मैंने मंशूर के जो शोबाजात हैं वो आपके सामने पेश किए हैं, जिनमें हम कौम को ये एक मौका दे रहे हैं कि हम एक शराकत के साथ मुस्लिम लीग नून का मंशूर हम कौमी शराकत के साथ बनाएं। इसमें इनपुट लें उन तमाम माहिरीन की, उन तमाम दानिश्वरों की, उन तमाम प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स की कि जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं और वो चाहते हैं कि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। तो इस पोर्टल के जरिए वो अपने ख्यालात, अपनी तजावीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं, जिनको हम अपने मंशूर के अंदर शामिल करेंगे। और इस मंशूर की ऑथरशिप बजाय इरफान सिद्दीकी साहब की चेयर में जो कमेटी है 20-30 लोगों की, ये 30 लोगों की ऑथरशिप ना हो बल्कि 24 करोड़ अवाम की ऑथरशिप से ये मंशूर बने। तो ये मकसद है इसका। और जहां तक आपने कहा इंतखाबात के नताइज का, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर पूरा कभी भरोसा भी है, यकीन भी है खुदा के फजल से कि इस वक्त जो 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, इन तीनों के वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अदवार का अगर आप मुवाजना करें तो अगर कोई शख्स आंखों से नाबीना भी है तो वो भी चीख उठेगा कि मुस्लिम लीग नून का किसी से कोई मुकाबला नहीं। आप 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, 13 से 18 तक नून का दौर देख लें और 18 से 22 का जो अजाब पीटीआई का था उसको देख लें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में न सिर्फ उन 5 सालों में बल्कि उससे पहले अगर कोई तरक्की की पॉलिसी बनी है, अगर कोई तरक्की का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उस पर आपको हमारे कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। तो इसलिए मुकाबला ही नहीं है। जहां पे डिलीवरी की बात है, जहां पे डेवलपमेंट की बात है, जहां पे इकोनॉमिक विजन की बात है, चाहे वो विजन 2010 था, चाहे वो विजन 2025 था, आज तक पाकिस्तान की किसी पार्टी के पास ना कोई विजन रहा है, ना कोई कारकर्दगी रही है मां सवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लिहाजा अवाम जो हैं वो अब बहुत समझदार हैं। 2018 और 22 का जो भयानक ड्रोना ख्वाब था उसने उन लोगों को भी समझदार कर दिया है जो बेसमझी में पीटीआई को वोट दे बैठे थे। तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि 40 दिन रह गए हैं, 40 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, अब जो है पोर्टल बनाया जा रहा है और अब तजावीज़ ले रही हैं। आप नहीं समझते कि ये 4-5 माह पहले काम होता था कि 24 करोड़ अवाम की तजावीज़ ली जाती? जी देखिए, ये इसमें ये चूंकि ऑनलाइन है, ये कोई डाक के जरिए नहीं आएंगी तजावीज़, ये कोई रजिस्ट्री नहीं करनी। अब चूंकि डिजिटल एज है, इसमें इंस्टेंटली ऑनलाइन जाके वो पोर्टल के जरिए अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। तो ये चंद दिनों के अंदर हम पूरी दुनिया से तजावीज़ इकट्ठे कर लेंगे। वो जो पहले डाक का सिस्टम होता था जिसमें लोगों ने तहरीरी तौर पे अपनी तजावीज़ देनी होती थी, वो बहुत देर लगती थी। अब तो इंस्टेंटली अभी ये पोर्टल ऑनलाइन है, तो 24 घंटे नहीं तो 48 घंटों में सब लोग अपनी तजावीज़ हम तक पहुंचा देंगे। ये बताइएगा कि ये जो मंशूर है ये तहरीरी तौर पर भी आप मुकम्मल कर लेंगे और ये अच्छा भी लगता है। जैसे अवाम कहती है कि वोटों से पहले जो है वो बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इसी तरह से ये मंशूर बन तो जाएगा लेकिन इस पर अमल दरामद करना आपकी जिम्मेदारी है। जी कैसे करेंगे? देखिए, आपके मंशूर में मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई ऐसी मंशूर ला रहे हैं या उस हिस्सा बना रहे हैं कि जिससे उनकी बाजियाबी हो सके? जी देखिए, जब मैंने फंडामेंटल राइट्स कहा तो उसके अंदर ये सब चीज़ें रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में शामिल हैं। जो आपने कहा कि मंशूर पे अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा, मैं आपको ये बात फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके फ़ख्र से कह सकता हूं कि हमने जो 2013 में मंशूर बनाया था उसके 3 E's पे बात की थी: एनर्जी, एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म और इकॉनमी। ये 3 पाकिस्तान के बड़े मसले थे 2012-13 में। 16 घंटे बिजली नहीं होती थी,
जब हमने हुकूमत छोड़ी तो लोड शेडिंग को खत्म करके छोड़ा। 4 सालों में 11,000 मेगावाट नई पावर जनरेशन ऐड करके रिकॉर्ड बनाया, जबकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट लगी थी, हमने 4 सालों में 11,000 मेगावाट लगाई। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। हमने ऑपरेशन अज़्म था और रद्दुल फसाद था, उन दोनों के जरिए दहशतगर्दी को शिकस्त दी और 2017-18 में दहशतगर्दी खत्म की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन कायम किया, कराची में अमन कायम किया, मंशूर का वादा पूरा किया। तीसरा, हमने CPEC जैसे मंसूबे को कामयाबी से चलाकर 3 सालों में $25 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी लाके दुनिया को दंग किया, और वो मुर्दा मईशत जो 3%, 2.5% पे आ गई थी, उसको 6% पर हम उसकी ग्रोथ ले गए। तो वो तीनों ईज जो हमने 2013 में वादा किया था, 2018 में उनको पूरा किया। और उसका एक सबूत यह है कि अगर आप 2013 में किसी से पूछते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो कहता है दहशतगर्दी और बिजली नहीं है। 2018 में अगर आप किसी से पूछते हैं पाकिस्तान के बड़े मसले क्या हैं, तो ना वो दहशतगर्दी का नाम लेता, ना वो बिजली के बहरान का नाम लेता। हमने दोनों को हल कर दिया था। तो हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और जो पूरा ना कर सकें वो वादा नहीं करते। हम वो नहीं है कि जो लोगों को 50 लाख घरों का और 2 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखा के उनको बहला दें, फुसला दें, और उसके बाद 5,000 घर भी ना दे सकें और 10,000 नौकरियां भी ना दे सकें, बल्कि जिनका रोजगार था वो भी उनसे छीन लें, और जिनके सरों पे छत थी वो भी उनसे छीन के फिर उनको कोई नई कहानी पढ़ा दें अलफ लैला की और उसके पीछे लगा दें। हम वो लोग नहीं हैं। हम अगर कहते हैं तो करके दिखाते हैं। आज कराची से लेकर पेशावर तक चप्पे चप्पे पर आपको मुस्लिम लीग नून के तरक्की के मंसूबों का जाल नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, एक आखिरी सवाल लीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून ने उस आम आदमी से तजावीज़ तलब की हैं जो आज बिजली के बिलों से परेशान है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई से वो परेशान है, और दूसरी तरफ जब आपकी हुकूमत आती है तो एक वजीर के साथ प्रोटोकॉल चलता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी, एम्बुलेंस भी। तो क्या अब तो कोई ऐसा ऐलान नहीं करना चाहिए कि आम आदमी को यकीन हो और वो कोई तजावीज़ भी दे? नहीं मेरे भाई, आपका जो आप टिकटें तकसीम कर रहे हैं क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, तो क्या कोई ऐसा फैसला भी हुआ कि हर चीज में जिद्दत आ रही है, कुछ नौजवान भी जी बिल्कुल मदद के लिए रखें? जी देखिए, जो आपका सवाल है ना, मैं समझता हूं कि हमें लोगों में डिस्पॉन्डेंसी नहीं पैदा करनी चाहिए। मैं वजीर रहा हूं, मेरे साथ तो कभी मेरे काफिले में ना एम्बुलेंस चली है ना फायर ब्रिगेड चली है, और मैं 3-4 दफा वजारत कर चुका हूं। मेरे साथ तो इस्लामाबाद में कभी पुलिस की गार्ड भी नहीं होती, अकेली गाड़ी होती है। तो ये लोगों में नहीं है। देखिए, ये जो ब्लू बुक है ये हेड्स ऑफ स्टेट के लिए होती है, ये चीफ प्राइम मिनिस्टर्स के लिए होती है, प्रेसिडेंट के लिए होती है, इसलिए कि पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी है और वहां पर उस जात का सवाल नहीं है, उस ऑफिस का सवाल है। आप देखिए, खुदा ना खास्ता अब अमेरिका में उनके सदर पे हमले हुए हैं, क्या उसके असरात होते हैं? तो लिहाजा ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि जो उसका हेड ऑफ स्टेट है उसकी हिफाजत के लिए काम करे। ये कोई उसमें ना याशी है ना कोई VIP कल्चर है, पूरी दुनिया का ये दस्तूर है। जहां पर माहौल पुरअमन है वहां पे उनको इतनी जरूरत नहीं होती। हम तो दहशतगर्दी की दाएं बाएं पूरे एक फजा है उसके अंदर रहते हैं, लेकिन किसी वजीर के साथ ना एम्बुलेंस चलती है ना किसी वजीर के साथ फायर ब्रिगेड चलती है। तो हमें लोगों में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को बिला वजह हम कोई गलत तासुर दें। हमने जो कफ़ायत शारी की मिसालें कायम की हैं, हमारी हुकूमत ने जो अखराजात में कमी की थी और जो सादगी इख्तियार की थी पंजाब के अंदर भी और वफाक में भी, उसको सब तस्लीम करते हैं। हम हेलीकॉप्टर को ये नहीं कहते कि उस हेलीकॉप्टर का 1 किलोमीटर किराया जो है 8 रुपए या पता नहीं कितने 55 रुपए, तो हम वो हेलीकॉप्टर राइड्स लेकर लोगों को अपनी हुक्मरानी नहीं दिखाते। हमने तो हमेशा सिंगल वन डिश पार्टी कहा, जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनमें कमी लेकर आए और आइंदा भी हुकूमत के अखराजात में कमी करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, देखिए पाकिस्तान का जो इस वक्त अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान के जो सिविल गवर्नमेंट के अखराजात हैं वो आपको पता है टोटल कितने हैं? 550 अरब रुपए। लेकिन जो हमारे कर्जों की अदायगी है वो 5000 अरब से ऊपर चली गई है।
इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो कर्जों का बोझ है, हमने उससे निकलना है। और उस बोझ से निकलने के लिए हमें पाकिस्तान की पैदावार को बढ़ाना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, पाकिस्तान के अंदर अपनी अफरादी कुव्वत को बेहतर करना है, उसकी सलाह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और इसी तरह कर्जों के उस दलदल में धंस जाएंगे जिसमें इमरान खान साहब फेंक गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे उन 4 सालों में लिए गए हैं। आज वो कर्जों का एक दलदल है जिसके अंदर हम धंसे हुए हैं। इससे निकल सकते हैं हम और निकलेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर अमन के साथ, इस्तेहकाम के साथ, मुल्क के इंसानी वसाइल को तरक्की देते हुए मेहनत करनी होगी ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो, हमारी आईटी सेक्टर तरक्की करे, हमारी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड कंपेटिटिव हो और हमारी एक्सपोर्ट्स मेड इन पाकिस्तान को हम दुनिया में क्वालिटी का मार्क बनाएं। यही रास्ता है जिस पे सब कौमें चलिए। बहुत शुरू हुए और उसके बाद आज 27 दिसंबर जी सिक्योरिटी वगैरह का अमल जारी है, लेकिन हमने ये देखा कि सोशल मीडिया का बड़ा अदालतें वहां पर कागज भरे पड़े हैं कि इस कदर वहां पे लोगों को शिकायत हो रही है कि कहीं कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, कहीं पे जमा नहीं किए जा रहे, कहीं पर उनकी सिक्योरिटी नहीं की जा रही। आप बताइए जमात के जनरल सेक्रेटरी की क्या कोई मुतालबा ऐसा है? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें सोशल मीडिया पे बहुत गलत खबरें भी फैलाई जा रही हैं। आप लोगों के जरिए ही हमें पता चला है कि जो सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी हैं वो पीटीआई ने जमा कराए हैं। तो अगर हर जमात से ज्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई के उम्मीदवारों के जमा हुए हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या रोना है? फिर क्या कहना है कि जी हमें कागज जमा कराने से रोका जा रहा है? अगर कागज जमा कराने से रोका जा रहा होता तो उनके आधे भी ना जमा होते। उनके तो हर हल्के में उन्होंने बहुत ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए। इसका मतलब है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और पीटीआई इसलिए रो रही है कि वो अपनी मुतवक्का शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए लोगों को यह तासुर देना चाहती है कि उनका रास्ता रोका जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात साहब, आपने अपने मेन पॉइंट्स जो है उनका जिक्र किया और वो बड़े मेन पॉइंट्स हैं अनडाउटेडली डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पीएमएलएन की आती रही और उसे हमेशा सबोताज किया जाता रहा। आप कह रहे हैं कि आप वादे पूरे करते हैं और डेफिनेटली नजर भी आया कौन कि आपने किए हैं अपने अदवार में वादे पूरे। तो क्या आपके मैनिफेस्टो के अंदर ऐसी कोई चीज ऐड नहीं होनी चाहिए, कोई रेगुलेशन ऐसी की जाए? इंशाल्लाह अगर आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग गवर्नमेंट आती 2/3 से आती जैसे पहले भी आती रही, तो कोई आप कानूनी तौर पे ऐसी कोई अमल करेंगे कि हम जो 76 सालों से एक सर्कल में, विशियस सर्कल में, उससे निकल सके? और देखिए साहब, ये भी साथ इसी के मैनिफेस्टो का एक क्वेश्चन है कि इसके लिए कोई टाइम लाइन तय की है कि कब तक ये तजावीज दी जाएंगी और कब तक ये कंप्लीट होगा और फिर कब इसका? जी, हम इंशाल्लाह जल्दी, मेरा ख्याल है इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि 2nd वीक ऑफ जनवरी से पहले हम या उस तक इंशाल्लाह इसे लॉन्च कर देंगे। लेकिन जो आपका सवाल है, देखिए हमने इसमें कानून और आइन की हुक्मरानी का एक बाब रखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को मजबूत किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हमारी जो इस वक्त क्राइसिस है वो बड़ी मल्टीपल है और अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के रियासत के तमाम सतून एक दूसरे के साथ उलझने की बजाय वो एक हारमनी के अंदर कदम से कदम मिलाकर आइन के तहत अपना किरदार अदा करें और सब पाकिस्तान को एक मिलकर धक्का लगाएं इसकी मईशत को, ताकि हम इस लॉक जैम से निकल सकें। और अगर हमने वो आपस का एतमाद बहाल ना किया और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में रहे तो हम फिर नाकाबिले इस्लाह बहरान में चले जाएंगे। और मुझे यकीन है कि खास तौर पे जो पिछला 4 साल 5 साल का तजुर्बा हुआ है, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदान सब ने अपने अपने हिस्से के सबक सीखे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा सब इस मुल्क के निज़ाम को मजबूत करने के लिए आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे और जो 2018 का इस मुल्क के साथ हादसा हुआ था वो उसका रीप्ले नहीं होगा। थैंक यू। सर 2 मिनट दे दीजिए।
बेसिकली ऑफिस सिर्फ न्यू ईयर का एक छोटा सा